Welcome to chemistry class of lecture 3 and the chapter we are studying this is chemical reaction and equation. Students, इसके पहले आपने 2 लेक्चर्स हमारे देखे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने उस लेक्चर को पढ़ा होगा और साथ में जो DPP है उसे आपने सॉल्व भी किया होगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि वर्ड इक्वेशन क्या होता है और कैसे हम वर्ड इक्वेशन को लिखते हैं और थोड़ा सा बताया था कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो आज फिर वहीं से शुरू करते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों ने एक रूल को फॉलो करना है और ये रूल जो है आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के जो मास होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं प्रोडक्ट्स के। It means the total mass of reactant is equal to the total mass of product in a chemical reaction. Clear? And law of conservation of mass को यदि हम समझें कि क्या होता है, so you can say that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. So an equation must always be balanced in order to satisfy the law of conservation of mass. तो कहने का मतलब बेटा कि हम कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसे हमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम बैलेंस नहीं करते हैं तो वो इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ तक की बातें छोटी छोटी हमने आपको लास्ट लेक्चर में भी, लेक्चर नंबर 2 में भी हमने आपको बताई हुई है। ठीक है, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करेंगे। उसके पहले कि हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका आपको सिखाएं, आपको हम फिर कह रहे हैं कि हमारी जो कोशिश है कि आपको NCERT के थ्रू हर चीज़ बेहतर तरीके से सिखा दी जाए, और साथ ही साथ हमारी ये भी कोशिश है कि आपको लेक्चर के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहें, जो कि हम DPP में इसकी कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारा पूरा और भरपूर साथ दे रहे हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और कहना है कि ऐप के बारे में मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि हम लोगों ने आपके लिए एक ऐप लॉन्च किया हुआ है। वो ऐप है माई स्कूल ऐप। आप उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उससे आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रहेगी। और सब्सक्राइब करने का जो सबसे ख़ास वजह है वो ये है कि आपको आने वाली हर इन्फॉर्मेशन बेहतर तरीके से और समय से पहले मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स द टॉपिक फॉर टुडे इज हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा देखो, जब कोई इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है उस समय हम इक्वेशन को बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और जब वो इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाता है तब हम उसे कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बैलेंस chemical equation in order to satisfy law of conservation of mass। ठीक है, चलो समझ में आया क्या कह रहे हैं कि भाई आप जब भी एग्जाम में आपको रिएक्शन मिले, जब भी रिएक्शन लिखने के लिए कहें तो आप रिएक्शन लिखो तो ज़रूर, लेकिन लिखते समय ये मत सोचना कि बस हम रिएक्शन लिख दिए और आपको मार्क्स मिल जाएगा। नहीं, वहाँ पर आपको इक्वेशन को बैलेंस करना ही करना है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को होती है कि सर H2 + O2 = H2O, H2 + O2 एरो H2O, ये तो ठीक है,
चलिए, लेकिन इसमें पता नहीं कहाँ से आगे 2 लग जाता है। कहीं पे हम कुछ सोचते हैं, कहीं पर हम Na2O देखते हैं, कहीं पर MgO आ जाता है, कहीं पर आप 2 लगा देते हैं। ये तो आपको आता है, लेकिन अब जिसको नहीं आता है वो क्या करे, ठीक है। तो देखो, एक सिंपल सा तरीका जो कि आपकी NCERT की बुक में दिया हुआ है इक्वेशन बैलेंस करने का, उसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहते हैं बेटा? हिट एंड ट्रायल मेथड। स्टार्टिंग में इक्वेशन बैलेंस करने की और भी बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारे तरीके हैं जिसको कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन आपके क्लास 10th में जो इक्वेशन को बैलेंस करने का जो तरीका दिया हुआ है, टेक्निक दिया हुआ है, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो चलो अब हम इसको बैलेंस करने का तरीका सीखते हैं। हमारे साथ बहुत आराम से पेन कॉपी ले लीजिए और जैसे समझा रहे हैं बेटा वैसे समझो, क्योंकि जो सबसे पॉसिबल तरीका हो सकता है वो हम कोशिश कर रहे हैं, और कैसे करेंगे ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो देखो, NCERT में आपके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के टॉपिक में एक रिएक्शन दिया हुआ है बेटा, जिंक प्लस H2SO4 का, ठीक है। सो जिंक प्लस H2SO4, आपको पता है कि H2SO4 इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, ठीक है ना। साथ में आप कुछ अपनी चीज़ को अपडेट भी करते रहिए। सो फर्स्ट हम एग्जांपल उठाते हैं, देखो कैसे सीखते हैं कि कैसे उसे हम बैलेंस कर सकते हैं। सो व्हेन जिंक रिएक्ट विद H2SO4, it forms ZnSO4 plus H2, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, ठीक है ना। ये तो रिएक्शन है। चलो यहाँ पे हमें रिएक्शन तो ठीक है, अपनी जगह है, यहाँ पे हमें देखना है कि हमें इसको बैलेंस कैसे करना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जो डेफिनेशन होती है, हाँ क्या होती है, लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया भी है, तो फिर से सीख लीजिए, फिर से सुन लीजिए कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्टेंट साइड में जितने भी एलिमेंट हैं उसके एटम के नंबर, प्रोडक्ट साइड में जितने भी एलिमेंट हैं उसके एटम के नंबर के इक्वल होगा। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम के नंबर इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे सपोज कर लो हाइड्रोजन प्रोडक्ट में है, कितना एटम है इसके पास, जितना भी एटम होगा उतना ही एटम रिएक्टेंट साइड में भी होना चाहिए, और यदि नहीं है तो दैट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और जब हम उसे बैलेंस करेंगे तब फिर एक हीट एंड ट्रायल मेथड को हम फॉलो करेंगे, और वो कैसे करेंगे अब हम दिखाते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन रिपीट कर दे रहा हूँ। इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द number of atom of each element of product side, such chemical equation is said to be balanced, ठीक है। तो सबसे पहले भाई मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इक्वेशन तो हो गया कि आपको पता चल गया कि इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट साइड, देन द इक्वेशन इज said to be बैलेंस्ड। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लिया, हमने लिख लिया, अब आप पेन कॉपी उठा लीजिए और तैयारी करिए कैसे करना है। Zn है H2SO4, दीज आर टू रिएक्टेंट, फॉर्म हो रहा है ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस। चलो ठीक है, तो हम करते क्या हैं, बहुत ध्यान से सुनना। क्या करना है, आप बॉक्स बना लीजिए, ठीक है ना। आप बॉक्स बना लीजिए, आपके NCERT में बॉक्स बना के दिया हुआ है। आप बॉक्स, एक बड़ा सा बॉक्स बना लीजिए, आपने बॉक्स बनाया, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो रिएक्टेंट और यहाँ लिख लो प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ये आपने
बॉक्स बना लिया। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आपने लिख लिया। इधर आपको क्या लिखना है, एक और बॉक्स आप बनाइए, उसमें आपको लिखना है एलिमेंट्स। चलो, और हम क्या देखेंगे, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम। एक सिंपल सा तरीका बता रहे हैं, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में भी स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। तो जो सिंपल वे है कि आप एलिमेंट्स लो। देखो रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट्स क्या है, एक Zn है, दूसरा क्या है H2 है, फिर क्या है हाइड्रोजन है, दैट मीन्स फिर क्या है सल्फर है, और क्या है ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड में आपको जितने भी एलिमेंट्स दिखाई दे रहे थे, आपने पहले तो एलिमेंट्स का नाम आपने लिख लिया, ठीक है। आपको एलिमेंट्स के नेम पूरे रिएक्शन में खोज लेने हैं, वो एलिमेंट्स पूरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब में आपको देखने हैं। तो इस रिएक्शन में जो इन्वॉल्व एलिमेंट्स हैं वो हैं ZnHSO, ठीक है। चलो अब देखते हैं रिएक्टेंट में Zn का एटम कितना है। सोचो ये Zn जो है ये मोनो एटॉमिक है, ठीक है। तो Zn यहाँ पे कितना आ रहा है 1। हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट में देखने हैं, केवल रिएक्टेंट में हमें देखना है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है बेटा 2। सल्फर कितना है, देखो सल्फर यहाँ पे सिंगल दिखाई दे रहा है, तो सल्फर मेरा हो जाएगा 1। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने एटम आ रहे हैं ऑक्सीजन के, आप देखिए बहुत अच्छे से, ऑक्सीजन के एटम आ रहे हैं 4। ऑक्सीजन के कितने एटम आ रहे हैं बेटा 4 आ रहे हैं, आपने 4 रख दिया। प्रोडक्ट्स में आते हैं, प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स देखो इधर है, प्रोडक्ट्स यहाँ पे है। तो प्रोडक्ट्स में जब हम आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि Zn कितना है, प्रोडक्ट्स में Zn कितना आ रहा है 1, आपने 1 लिख दिया। हाइड्रोजन प्रोडक्ट में कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा 2 आ रहा है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन 2 हो गया। फिर हम देखते हैं सल्फर, रिएक्टेंट में 2 था, रिएक्टेंट में 1 था, सॉरी रिएक्टेंट में सल्फर कितना था 1 था, सिंगल था। प्रोडक्ट में सल्फर कितना है भाई, सिंगल ही तो है, तो यहाँ पर ये सिंगल हो गया। ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितना है 4 है। इट मीन्स नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट साइड। इट मीन्स यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल हमने बताया है, दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं बेटा, कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप जब बुक ओपन करें तो आपको ये समझ में आ जाए कि भाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो एग्जाम्पल आपका पहला दिया हुआ है Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है ना, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया गया है कि आपको पहले ये काउंट करना आ जाए कि रिएक्टेंट में हम एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, एलिमेंट प्रोडक्ट में एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं, और किस तरह से उसके एटम के नंबर को काउंट करते हैं। तो हमने यहाँ पर ये सीख लिया कि हम किस तरह से एटम के नंबर को काउंट करेंगे, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया कि हम किस तरह केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम को हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. This equation is already balanced because the number of zinc in reactant is 1, number of atom of zinc in product side is 1, number of atom of hydrogen in reactant side is 2, and number of atom of hydrogen in product side is also 2, number of atom of sulfur is 1 in reactant side, number of atom of sulfur in product side is again 1, number of atom of oxygen in reactant side is 4, and number of atom of oxygen in product it is again 4. Clear? So this equation is already balanced. अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि भाई कोई ऐसा इक्वेशन उठाएं जो कि बैलेंस ना हो, क्योंकि अभी तक थोड़ी सी चीज़ें हमें आ गई कि हमें किस तरह से नंबर ऑफ एटम को हमें
देखना है कि भाई ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। अब तो हमें इतना समझ में आ गया कि हम ये समझ सकते हैं कैसे कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। ये हो गया बिल्कुल। चलो तो अब बेटा हम देखते हैं कि कैसे हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत आसान सा है, बहुत ही आसान। ये हिट एंड ट्रायल मेथड जो है ये बहुत ही आसान है, और ये एग्ज़ाम में समझ लो कि यदि आपको इक्वेशन बैलेंस करने आ गया, बिल्कुल यदि आपको इक्वेशन बैलेंस करने आ गया तो फिर इससे अच्छी बात केमिस्ट्री के लिए आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। ठीक है, और हमारी पूरी उम्मीद है, होप करते हैं कि आपको इक्वेशन बैलेंस करने आ ही जाएगा। ठीक है, चलो बेटा, सो वी टेक अनदर एग्जाम्पल, और जो एग्जाम्पल है वो है आपके Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O रिएक्शन करते हैं Fe3O4 प्लस H2। क्लियर? Fe प्लस H2SO4 का रिएक्शन है, और एरो करने पे क्या आ रहा है हमारा Fe3O4 प्लस H2। अभी देर इज़ नो नीड टू गो फॉर सेइंग दैट आयरन रिएक्ट विद स्टीम एंड फॉर्म Fe3O4 एंड गिव्स हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आप जानते रहिए, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है, क्लियर, अभी हमारा जो फोकस है वो क्या करना है मुझे कि इक्वेशन को बैलेंस करने पे। अभी हमारा जो फोकस है वो इक्वेशन को बैलेंस करने पे। सो वी डोंट गो फॉर कंपाउंड नेम ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम केवल इतना ही देखेंगे कि हम कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब देखो सेम वैसे ही हम फिर से बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। ये बॉक्स हमने ले लिया। देखो बॉक्स जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इस बॉक्स की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इनिशियल स्टेज में आपको जब स्टार्ट करना है, सीखना है, तो आपको इस बॉक्स को बना के ही सीखना है। क्योंकि सपोज करिए एग्जाम में ऐसा ही पूछ दिया कि आप इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे और इसको विद एग्जांपल आप स्टेप के साथ बताइए, तो ये जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बॉक्स बनाते हैं, एलिमेंट्स लिख लेते हैं। चलो एलिमेंट्स लिख लिए, रिएक्टेंट एंड थर्ड बॉक्स इज ऑफ प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स लिख दिए। ठीक है ना, गुड। चलो अब देखिए जो एलिमेंट्स हैं पूरे रिएक्शन में, जितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं आप उसको लाइन से लिख डालो। सो Fe इज देयर, हाइड्रोजन इज देयर, ऑक्सीजन another element, I think just only 3 elements are there, Fe, hydrogen and oxygen. Again Fe, hydrogen and oxygen. Clear? Good. अब देखते हैं, देखो यहाँ पे in reactant side Fe is 1, in reactant side Fe is 1, ठीक है ना बेटा, बट इन प्रोडक्ट साइड Fe इज 3। इट मीन्स ये रिएक्शन यहीं पे क्लियर हो गया कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में Fe जो है वो प्रोडक्ट साइड के Fe के नंबर ऑफ एटम से डिफर कर रहा है। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में Fe का जो नंबर ऑफ एटम है वो कितना है बेटा 1, और प्रोडक्ट साइड में Fe का कितना एटम है 3, हाइड्रोजन 2 एंड हियर हाइड्रोजन 2। ओके, हाइड्रोजन ओके है, लेकिन देखिए जब तक ईच एंड एवरी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम इक्वल ना हो जाएं तब तक हम इक्वेशन को बैलेंस नहीं कह सकते। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको हाइड्रोजन इक्वल दिख रहा है, हाइड्रोजन इक्वल दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इक्वेशन बैलेंस है भाई। क्यों? इसलिए क्योंकि जो Fe है यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 1 है और यहाँ पे 3 आ गया, तो इसका मतलब पहले क्लियर हो गया कि इक्वेशन मुझे बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो चलो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है बेटा 4 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है
4 है। अब ये क्वेश्चन आ गया कि हमें ये किस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको किस तरह से बैलेंस करेंगे। अब सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम उस कंपाउंड को सेलेक्ट करते हैं। बेटा ये स्टेप है, ये स्टेप 1 तो आपने कर लिया, ठीक है ना। आप इसे स्टेप 1 सपोज कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में बहुत ज़्यादा स्टेप्स दिखा दिया है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आखिर में जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको स्टेप में मिलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हमने लिख दिया। बट हम जब नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट देख रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि Fe रिएक्टेंट साइड में और Fe प्रोडक्ट साइड में दोनों के नंबर ऑफ एटम्स डिफर कर रहे हैं। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स भी डिफर कर रहे हैं। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 1 है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 4 है, ठीक है ना। तो चलो अब बैलेंस करते हैं। तो देखो, बैलेंस करते समय हम सबसे पहले उस कंपाउंड को चूज़ करते हैं बेटा जिसमें सबसे ज़्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप उस कंपाउंड को सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस पर हम कंपाउंड देखते हैं। देखो, ये कंपाउंड जो है Fe3O4, इसमें आपको सबसे ज़्यादा एटम के नंबर दिखाई दे रहे हैं। 3 Fe के 3 एटम एंड ऑक्सीजन के 4 एटम्स, ठीक। तो हम सबसे पहले इस कंपाउंड को सेलेक्ट करेंगे और इस कंपाउंड में भी हम देखेंगे कि किस एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, ठीक है ना। तो फर्स्टली हम ये ट्राई करेंगे कि उस कंपाउंड में ऐसा कंपाउंड जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम कंटेन कर रहा है, उस कंपाउंड के अंदर भी किस एलिमेंट का नंबर ज़्यादा है, किस एलिमेंट के एटम ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना, फिर से सुन लो फिर से, कि हमने क्या बोला कि हम उस कंपाउंड को सेलेक्ट करेंगे बेटा जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम हो, और उस कंपाउंड में भी उस एलिमेंट को पहले लेके चलेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है। तो यहाँ पे Fe3O4 में जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है वो किसका है? ऑक्सीजन का है। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए कि हम इस इक्वेशन में सबसे पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करेंगे, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन जो एलिमेंट है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम इसी के पास है इस रिएक्शन में, ठीक। चलो तो देखते हैं। अब एक और चीज़ आपको बताएं कि आप इक्वेशन को बैलेंस करते समय, ठीक है ना, ऐसा काम हरगिज़ नहीं करेंगे कि आप फार्मूला चेंज कर दें, ठीक है ना। ऐसा काम भी नहीं करेंगे कि आप अपने से कोई नंबर को कम कर दें, ठीक है, या कोई नंबर इरेज कर दें, ठीक। इक्वेशन बैलेंस करते समय हम किसी भी चीज़ को इरेज नहीं करते, किसी भी फॉर्मूले को हम तोड़ते नहीं हैं, किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करते, बल्कि हम अपनी तरफ से कुछ उसमें लगा देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो चलो कैसे लगाते हैं ये देखते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है 4, तो हमारी ये कोशिश होगी कि ऑक्सीजन यहाँ पे भी क्या हो जाए, क्या हो जाए बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर कितना हो जाए, 4 हो जाए। कितना हो जाए, 4 हो जाए, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है, ठीक है। तो अब बहुत ध्यान से सुनना, ये कहना है हमारा कि हम इक्वेशन को बैलेंस करते समय जिस नंबर को अपनी तरफ से लगाने जाते हैं, जिस नंबर को हम अपनी तरफ से लगाने जाते हैं, उसे हमेशा हम कंपाउंड के लेफ्ट साइड इधर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिखे जाते हैं वहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा नहीं करना है कि आपने 4 लगाना है तो आपने 4 यहाँ लगा दिया, ये गलत हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं कि आपको बीच में आपने 4 लगा दिया, ये भी गलत हो गया। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो नंबर हम इक्वेशन में अपनी तरफ से लगाते हैं, अपनी तरफ से उस बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, वो हमेशा लेफ़्ट साइड, कंपाउंड के लेफ़्ट साइड यहाँ पे लिखा होना चाहिए, या एलिमेंट्स में भी वो लेफ़्ट साइड ही लिखा होना चाहिए 100%। इसके अलावा आप अपने से कोई भी काम नहीं करेंगे। तो चलो, हमने बोला कि भाई ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ पे क्या कर दें, 4 कर दें, ठीक है। ये कहानी वैसी ही है कि हम ब्रैकेट में x + y लिख दें और यहाँ पे 4 लिख दें। तो हम क्या करते हैं, 4 को इसमें इंटू करते हैं, इसमें इंटू करते हैं, ऐसा होता है, देखा है आपने। तो ठीक वैसा ही खेल है कि आपने इस कंपाउंड के पहले 4 लगा दिया,
क्यों 4 लगा रहे हैं? क्योंकि भाई मुझे ऑक्सीजन में हमें यहाँ राइट साइड में 4 दिखाई दे रहा था, तो जब 4 दिखाई दे रहा था तो हम उठा करके ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ एटम 4 था, तो मुझे रिएक्टेंट साइड में भी उसको 4 बनाना है ना, तो जो 4 बनाना है तो इस 4 को हम यहाँ पे लाके सेट कर दिए, क्योंकि ऑक्सीजन हमें यहीं पे दिखाई दे रहा था H2O के साथ। तो H2O कंपाउंड है और आपको ध्यान होना चाहिए कि सर ने बताया है कि कंपाउंड से लेफ्ट साइड में हमें 4 लगा देना है, लगा दिए। अब हम काउंट करते हैं, चलो देखो ऑक्सीजन, अब ये 4 जो है ये ऑक्सीजन के लिए भी काम करेगा, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा 4 हो गया, 4 हो गया ना। तो हम फिर से एक बॉक्स बना लेते हैं, फिर से बॉक्स बनाते हैं, आप नेक्स्ट स्टेप में देख लीजिएगा। फिर से जब बॉक्स बनाएंगे हम ऐसे ही देख लेते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं इसी में कि अब ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितना हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितना हो रहा है, अब ये हो गया 4। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना था 4, क्लियर ना। तो चलो ये ऑक्सीजन का खेल ओके हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ था, काउंट कर लेते हैं, हाइड्रोजन इक्वल दिया हुआ था ऑलरेडी, लेकिन जब हम अपनी तरफ से नंबर हम ऐड करते हैं, ठीक है ना, तो फिर जब हम एक चीज़ को बैलेंस करते हैं तो हम फिर से सारे एलिमेंट को एक बार काउंट करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने ऑक्सीजन को लगा दिया 4 और आपका काम खत्म, नहीं, आप फार्मूले के पहले उसको जो वाटर का फार्मूला है उसके पहले आपने 4 लगा दिया है, तो 4 लगा के आपने ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन को आपने नंबर ऑफ एटम बैलेंस कर लिया, ठीक है ना, इक्वल दिखा दिया कि 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे है रिएक्टेंट में, और 4 नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट में भी है, एक तो काम खत्म। लेकिन अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हो रहे हैं यहाँ पे 4 और 2, जो 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया जाता है, 4 2 जा कितना हो गया 8, हाइड्रोजन कितना हो रहा है 8, अब इधर हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो रहा है बेटा 4 और 2, 4 2 जा 8, 4 × 2 कितना हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो 4 2 जा कितना होता है 8 हो जाता है। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना आ रहा है 2 है। अब फिर प्रॉब्लम आई कि भाई अभी तक तो हाइड्रोजन मुझे सही दिखाई दे रहा था, लेकिन अब हाइड्रोजन 8 हो गया। जब हाइड्रोजन 8 हो गया तो यहाँ पे भी हमको हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा 8 करना ही करना है किसी न किसी तरह, क्योंकि हमने अभी बताया कि आप ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ को रिड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है ना। यदि यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गया तो बेटा राइट साइड में हाइड्रोजन को तुम 8 बनाओ, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 2 दिया हुआ है, हम क्या करेंगे इसको 8 करने के लिए क्या करेंगे यहाँ 4 लगा देते हैं। अब देखो 4 2 जा कितना हो गया, 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया, तो हाइड्रोजन के भी नंबर कितने हो गए 8, और यहाँ भी हाइड्रोजन के नंबर कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है। अब बेटा इसके बाद हमें देखना है कि हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, मीन्स इसके नंबर ऑफ एटम इक्वल हमने बना लिया है। अब हम देखते हैं कि Fe जो है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 3 है, Fe में नंबर ऑफ एटम कितने आ रहे हैं 3 है। जब Fe में नंबर ऑफ एटम 3 आएगा तो अब मुझे यहाँ पे Fe को क्या करना होगा इक्वल करना पड़ेगा। देखो प्रोडक्ट साइड में Fe में जो नंबर ऑफ एटम है वो कितना है 3 है, तो हमें इधर भी कितना करना पड़ेगा इसे इक्वल करना पड़ेगा। तो अब हम फिर अपनी तरफ से यहाँ पे 3 है तो इसके इक्वलेंट 3 हम यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि आपको अभी हमने बताया है कि आप जो भी नंबर अपनी तरफ से लाएंगे वो लेफ़्ट साइड में ही लगाना ही होगा, चाहे वो सिंबल हो या वो एलिमेंट हो, चाहे वो आपके फार्मूला हो। आपको जो नंबर अपनी तरफ से लाना है उसे लेफ़्ट साइड में ही लगाना है जहाँ पे हम मॉलिक्यूल लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे, या ऐसे समझ लो कि हमें फार्मूले के लेफ़्ट साइड में या जो भी एलिमेंट है मेटल है उसके लेफ़्ट साइड में ही लगाना है, और अब हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। फिर से काउंट कर लेते हैं Fe3 हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4 एंड ऑक्सीजन हियर इट बिकम्स 4, राइट। सो इट मीन्स इन दिस इक्वेशन, इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, इन दिस इक्वेशन number of each element of reactant side is equal to the number of atom of each element of product side. Now this is balance chemical equation. तो अब ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया, जहाँ पे each element के number of atom reactant side में
प्रोडक्ट साइड के ईच एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम के इक्वल हो गई। ठीक है, अब देखते हैं आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, बैलेंसिंग पार्ट अभी हमने ख़त्म किया है। बैलेंसिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। बैलेंसिंग के आपको जब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे तो उसमें भी आपको बैलेंसिंग के पार्ट्स हैं। आप इसे अपने से ट्राई भी करते रहिए, फिर आपको मैं बैलेंसिंग के और सारे क्वेश्चन डीपीपी में भी आपको अवेलेबल मिलेंगे, आप उससे प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन जो हिट एंड ट्रायल मेथड हमने बताया है उसको आप बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करिए और उम्मीद करते हैं कि आप उसे सीख भी जाएंगे। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेटा केमिकल रिएक्शन हमने पहले ही बताया कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है केमिकल्स का एक सेट से दूसरे सेट में। क्लियर? सो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस विच लीड्स टू द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ एलिमेंट्स इनटू अनदर। क्लियर? ये चीज़ है आपकी। सो अब देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में जब हम चलते हैं तो केमिकल रिएक्शंस की जो टाइप्स हैं, केमिकल रिएक्शंस की जो टाइप्स हैं, केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स में हम आते हैं और हम देखते हैं कि पहला जो टाइप है आपका वो है दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा ये वो रिएक्शन है जो कि आपके सीबीएसई क्लास 10th में सिलेबस के अकॉर्डिंग है और आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है ना, आप एनसीईआरटी से अलग एकदम बच जाइए क्योंकि एनसीईआरटी में आपको सारी चीज़ें बेहतर मिलेंगी। सो थर्ड रिएक्शन इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट। फिफ्थ रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। ये हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारे इस चैप्टर में हमें कितने रिएक्शन पढ़ने हैं, तो रिएक्शन के टाइप्स आपको पता होने चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन फ्रॉम दिस चैप्टर। द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन अ वे दैट राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आप क्या बताएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ इज द रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं, ईच रिएक्शन को ब्रॉड में स्टडी करते हैं। ठीक है ना, अब हम शुरुआत करते हैं ईच रिएक्शन को पढ़ने के बारे में। ठीक है, तो चलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन जो है हमारा दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो बेटा जितने भी रिएक्शन है, यदि हम रिडॉक्स रिएक्शन को छोड़ दें, रिडॉक्स रिएक्शन को यदि हम छोड़ दें, हाँ, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन ये टर्म आपके लिए एकदम नया है। लेकिन बाकी जो रिएक्शन है आप कहीं ना कहीं 9th में, क्लास 8 में आप कहीं ना कहीं पहले सुने हुए हैं। ठीक है, यदि आप नहीं भी सुने होंगे तो आपको जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आप कहेंगे कि अरे ऐसा एक क्वेश्चन तो हम कभी बुक में देखे हुए थे। ठीक है ना, तो वैसे ही हम इसे अब कैटेगराइज करके हम इसे एक्सप्लेन करेंगे और कैटेगराइज करके हम ईच रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? तो चलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो द वर्ड कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि भाई किसी दो चीज़ का कॉम्बाइन करना, किसी भी दो चीज़ का आपस में मिलना। ठीक है ना, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू सब्सटेंस कॉम्बाइन करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। बेटा अब देखो, अब हम आपको पहले ही लेक्चर में बता चुके हैं कि आप रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको आ चुकी हैं। तो अब थोड़ा सा हम एडवांस चलेंगे, थोड़ा सा। ठीक है ना,
So the reaction in which two reactants combine and form a single product. Clear? भाई सिंपल सी बात है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पहाड़ है इस रिएक्शन को लर्न करना, नहीं, बहुत ही आसान है भाई। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कॉम्बाइन करना। तो आप सोच लो कि सर बोले हैं कि दो सब्सटेंस रहेगा, दो सब्सटेंस आपस में मिलेगा और सिंगल प्रोडक्ट, मतलब एक अकेला प्रोडक्ट बना के तैयार करेगा, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? तो चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द reaction in which two substance combine together and form a single product। क्या बोले? ठीक है ना? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू सब्सटेंस कॉम्बाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्लियर? सपोज ए एंड बी, these are two reactant, A and B, these are two reactant and they combine with each other and form a product AB। क्लियर? तो इनकेस इस तरह का आपको रिएक्शन दिखाई दे जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो इन दैट केस वी से दैट द रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? ठीक है? तो रिएक्शन क्या होगा आपका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है ना? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, आप फिर से सुन लीजिए। द रिएक्शन इन विच two substance combine together and form a single product, such reaction is known as combination reaction। and एक हमने एक्सप्रेस किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, A प्लस B, इसे हमने कंसिडर किया टू रिएक्टेंट, A एंड B कॉम्बाइन करके क्या बना दिया बेटा? AB बना दिया। सो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? अब देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के और क्या एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? सो एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के ही एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है ना? सो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सबसे ईजीएस्ट जो आपने अक्सर पढ़ा हुआ है, C प्लस O2 गिव्स CO2। ठीक है ना? C प्लस O2 गिव्स CO2, दैट मीन्स C plus O2 arrow CO2, this is example of combination reaction। Clear? एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है ना? CaO प्लस H2O। ठीक है ना? CaO प्लस H2O, CaO में हमने H2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है? CaO बेटा इसे हम क्विक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक लाइम। दिस इज क्विक लाइम एंड CaO को हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है ना? केमिकल नेम इसका कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है ना? और क्विक लाइम भी इसको कहा जाता है। तो CaO प्लस H2O क्या देगा बेटा? CaOH ट्वाइस। ठीक है? दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या दे रहा है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे हम स्लैक्ड लाइम भी कहते हैं, स्लैक्ड लाइम। ठीक है बेटा? यही CaOH ट्वाइस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिससे कि हम वाइट वॉश करते हैं। जो आपने देखा होगा दिवाली पे जो वाइट वॉश होती है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इट इज कॉल्ड स्लैग्ड लाइम। क्लियर? ठीक है ना? ठीक है? चलो अब देखो आगे। भैया आप लोगों ने देखा है ना कि जो फेस्टिवल जो दिवाली के आते हैं उसमें लोग घरों की साफ़ सफाई कराते हैं और वॉल पे वाइट वॉश कराते हैं। ठीक है? तो वो जो वाइट वॉश होता है उसके लिए जो केमिकल्स होता है वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है, जो कि कैसे बनता है? जब हम क्विक लाइम को वाटर में मिक्स करते हैं। इसमें एक और ख़ास बात आपको बता दें, इसमें एक ख़ास बात और होती है
कि इसके साथ हीट भी रिलीज होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिए C+O2 प्लस गिव्स CO2, इसमें भी हीट रिलीज होगी। क्लियर। CaO प्लस H2O गिव्स COS ट्वाइस प्लस हीट। भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इसमें, आप सोचेंगे कि सर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में अभी तक आपने जितना भी एग्जांपल बताया है इसमें तो हीट रिलीज हो रही है। हम कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हीट रिलीज होती ही होती है, इसलिए मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस में मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। अब तुम पूछोगे कि सर एक्सोथर्मिक क्या होता है, तो बेटा एक्सोथर्मिक वर्ड जो है ध्यान देना, एक्सोथर्मिक 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 reactions are those reactions in which heat is released। भाई कुछ रिएक्शंस ऐसे होती हैं जो जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसके साथ एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट मीन्स you can say that combination reactions may be considered as exothermic reaction, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि सर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है। आपसे एग्जाम में कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी पूछा जा सकता है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि बताओ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है ना बेटा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं आप क्या बता देंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन in which heat is released in the form of heat। reaction in which heat is released or liberated। So reaction in which heat is released, such reaction is known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा फिर से रिपीट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक बट ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छी पॉइंट है कि बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जितने भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक हैं सब कॉम्बिनेशन ही होंगे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं आगे। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा, अभी तक जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपको हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया, तो उसमें हमने क्या बताया है कि फिर से एक रिकॉल कर लेते हैं, एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने बोला कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें टू सब्सटेंस कंबाइन करते हैं बेटा और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। And one more thing, that the most of the combination reactions are exothermic. That means whenever combination reaction takes place, heat is released, heat is evolved, heat is liberated। Clear? एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया कि CaO प्लस H2O CaOS ट्वाइस। हमने ये भी बताया कि इसको हम वाइट वॉश के फॉर्म में वाइट वॉशिंग करते समय हम इसे यूज़ करते हैं जब मुझे वॉल पे वाइट वॉश करना होता है। इसमें आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो वाइट वॉश करने पर 2 और 3 डेज़ में, ठीक है ना, वॉल पे काफ़ी ज़्यादा शाइन आ जाता है, ठीक है ना। वॉल पे काफ़ी ज़्यादा क्या आ जाता है, शाइन आ जाता है। तो उसमें होता क्या है कि वहाँ पर ये एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट कैल्शियम कार्बोनेट वो जो वाइट वॉश में शाइनिंग आ जाती है। ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे, आपको सॉल्व भी करना है और इसे हमेशा लर्न भी रखना है बेटा। और साथ ही साथ रिएक्शन में जो हम केमिकल्स के नेम बताते चल रहे हैं आप इसको भी नोट डाउन करते रहिए और इसको हमेशा ज़ुबान पर रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी ये नहीं कि आपको पुराने जो परंपरा है या जो पैटर्न है उसी के हिसाब से चले, नहीं, कभी कभी अब जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ट्विस्टेड आते हैं, ठीक है बेटा। इसलिए बेटा जो भी केमिकल रिएक्शंस हम आपको बता रहे हैं आप उसे बहुत ध्यान से पढ़िए, उसको बहुत इत्मीनान के साथ से लर्न करने की कोशिश करिए। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसे आपको लेक्चर के बीच में ही याद करा दें। और जो एग्जांपल हैं केमिकल रिएक्शंस जब भी पढ़िए तो एग्जांपल्स पे बहुत खास
नज़र रखिए और एग्जाम्पल्स को हमेशा अपने दिमाग में सेट रखिए। और आपको फिर से बता दें कि आपके बेहतरी के लिए हम लोगों ने एक ऐप बनाया हुआ है जिसका नाम है माई स्कूल ऐप, और इसमें आपको मिलेंगे DPP, जहाँ पर आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, और आपको वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार होना है। उसके लिए आपको करना होगा हमारे ऐप को सब्सक्राइब। फिर से बता दें, ये ऐप है सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए, और इस ऐप का नाम है माई स्कूल ऐप। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड many more things. Thanks for watching. We will meet in next lecture. Thank you.